अगर आप हाईलाइट करके याद करते हैं वो आपकी चॉइस होती है, वो हर एक इंडिविजुअल का अलग होता है, सिस्टम वेरी करता है। कोई नोट्स बनाते हैं, कोई सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। तो ये ऑल्सो डिपेंड करता है इसके ऊपर ही, मोस्टली इसी पर डिपेंड करता है। अगर निमोनिक्स की आप बात कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर ही, आपके ऊपर इंडिविजुअल पे करता है कि चॉइस होती है कि उसको बनाना है कि नहीं। आपने कोई तरीका जो आपका तरीका है वो प्रोबेबली शायद कुछ बच्चे अभी तरीका नए नौसिखिया हो, कोई तरीका शायद आपसे इंस्पायर होकर अडॉप्ट कर लें। मैंने जो तरीका अपनाया था, मैंने सबसे पहले तो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरी किताब पढ़ी थी जी, जिसमें मुझे लगता ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने लगे थे, उससे ज़्यादा लगने भी नहीं चाहिए आपको। ये 6 महीने का आपको टाइम मिलता है, उसमें 3 महीने का आपको मुझे लगता है उसमें आपका पेपर 1 कंप्लीट होना चाहिए। पूरा मैंने पढ़ा था पहले, और उसके बाद जैसे आपको बताया मैंने इंटरनेट की बहुत मदद ली और पुराने क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने। जितने क्वेश्चन हो, मुझे लगता है थाउजेंड्स में क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप पूरे करके जाइए, बिकॉज मुझे लगता है वही तरीका है अगर आपको कोई एग्जाम क्लियर करना, नॉट ओनली अबाउट द नेट जेआरएफ बट आई एम टेलिंग यू अबाउट द सिविल्स आल्सो, कि कहीं पे भी अगर आप करेंगे आपको ये तरीका अपनाना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे यस, उससे आपको टॉपिक्स का भी पता चलता है इंपॉर्टेंट क्या कौन से हैं, और आपको ये भी पता चलता है कि कैसे अप्रोच देनी है एग्जाम को, कैसे टॉपिक्स को पढ़ना है, कैसे पूछ रहे हैं। एंड रिगार्डिंग आवर्स ये भी मैं बताता हूँ, इंडिविजुअल वेरी करता है। जैसे कोई बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं, तो उसी हिसाब से स्लो लर्नर को हमेशा ही आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और जो इजीली ग्रास्प कर लेते हैं वो बहुत जल्दी याद कर लेते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो बच्चों पे वेरी करता है, बट मैं फिर भी ऑन एन एवरेज आई विल से आप 2 आवर्स मुझे लगता है पेपर 1 को देने ही ज़रूरी है, क्योंकि आपको जल्दी करेंगे पढ़ेंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कॉन्सेप्ट्स की। अगर कॉन्सेप्ट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो आप क्वेश्चन आंसर नहीं कभी कर पाएंगे। और बाकी अगर आपके सब्जेक्ट के लिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर आपको अच्छे से आता है तो आई थिंक 1 आवर विल बी सफिशिएंट। तो इसके लिए कोचिंग भी बहुत अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन। तो आपने कोई कोर्स ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन किया है या सेल्फ स्टडी की है, और आप व्यूअर्स को क्या रिकमेंड करते हैं कि क्या उनको कोचिंग ऑप्ट करना चाहिए या सेल्फ स्टडी करनी चाहिए? मतलब आपने जो किया है दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द अदर इज़ कि वेदर दे शुड गो फॉर इट और नॉट, एंड इफ़ दे शुड तो आप कोई रिकमेंड करेंगे जिसकी वीडियोज़ ने शायद आपको काफ़ी हेल्प किया हो, या कुछ भी कोई भी अगर आपने ऑप्ट किया तो आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए। कोई कोर्स एज मैंने तो लिया नहीं था, एंड आई थिंक इस टाइम तो इंटरनेट भरा हुआ है इन कोर्सेज से भी, मटेरियल्स एंड ऑल दैट। मुझे लगता है कि उसमें आपको कुछ परसेंटेज हेल्प होगी, बट मैंने वही बताया कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ तो होनी चाहिए टॉपिक के रिलेटेड। जैसे मुझे लगता है जब मैंने अप्रोच इस तरीके से स्टार्ट की तो मैं भी ढूंढ रहा था कि मुझे कुछ मिल जाए, कोई मुझे पढ़ाने वाला मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। बट एट द एंड मैंने सोचा कि बुक पे रिलाई करते हैं एक बार, ट्रस्ट योर बुक्स, जो आपका मटेरियल है उसको अच्छे से पढ़ा मैंने। उसके बाद ऐसा नहीं है कि मैंने इंटरनेट की मदद ली, वहाँ पे भी काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ा रहे थे, लेकिन मैंने रिलाई ये किया कि क्वेश्चंस पढ़ाएं मुझे वो, क्योंकि क्वेश्चन से मैं देखना चाहता था वो क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, कैसे उसका आंसर ढूंढते हैं, उसमें से एलिमिनेशन मेथड में आप कैसे यूज़ कर रहे हैं वैसे करके। तो वहाँ से मैंने सीखा। यस मैंने इसमें बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने इसको खुद से बहुत ज़्यादा पढ़ा था, एंड ऑल्सो मेरे फ्रेंड्स की कुछ मदद भी हुई थी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया था, दे आर फ्रॉम द एजुकेशन बैकग्राउंड, सो उन्होंने मुझे हेल्प की थी इसमें थोड़ी। एंड आफ्टर दैट वंस मैंने वो कर लिया तो मुझे ऐसा लगा मुझे इतनी थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, एंड देन उसके बाद मैंने खुद भी एज ए फ्रीलांसर मैंने पढ़ाया है बच्चों को, और मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ किसी का नेट है, किसी का सेट भी हुआ, हमारा स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी हुआ इनका। दैट्स ग्रेट। तो अब आप हमें ये बताइए, आप ही के क्वेश्चन से, जैसे आज हम रहते हैं इंटरनेट की एज में, वी आर बॉम्बार्डेड विद मटेरियल। आप सिर्फ टाइप कीजिए किसी प्लेटफॉर्म पे, आपके पास मटेरियल है। तो एक इनोसेंट बच्चा जो जस्ट मास्टर्स में आया, आप उसको कोई ऐसी ट्रिक बताएं कि उसको सिफ्ट तो करना पड़ता है। आप सारी वीडियोस तो मतलब यू हैव टू बी स्मार्ट टू इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये काम की है और ये नहीं, तो कोई ऐसा तरीका कि जिससे आप सिफ्ट कर पाएँ, जैसे मतलब क्योंकि बच्चे कुछ हैं जो जस्ट मास्टर्स में आए थे, वेरी इनोसेंट एंड यू नो ओपन टू एवरीथिंग ऑन इंटरनेट, तो कैसे आप अपने काम की वीडियो जो है उसको छांट के निकालेंगे? यस मुझे जो लगता है कि अगर आपको ऐसे स्पून फीडिंग की जाए वो भी ठीक नहीं है आपकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको डायरेक्टली अगर कोई आउट चीज़ मिल जाती है तो आपको आप सीखोगे कब, लर्निंग कब होगी आपकी? हिट एंड ट्रायल तो रहना ही चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बच्चा अगर मास्टर्स में आ गए उसके बाद अगर वो अगर यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करना चाहता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट में आपको खुद अपनी चॉइस समझ आएगा कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा है। जैसे मेरे को लगता है कि लॉजिकल का कुछ हमारे लॉजिकल का पार्ट है हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ है, मेरे बुक से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, टू बी वेरी फ्रैंक। मुझे लगा था कि वो बड़ा एम्बिगस है थोड़ा सा। देन उसके बाद मैंने नेट में ढूंढता रहा, उनके नाम ढूंढे मैंने, जैसे आप सुना होगा आपने रेड हेयरिंग एंड इस तरह के फैलेसीज हैं आपकी जो, और क्योंकि इंडियन वाले सिस्टम की तो नहीं है हमारे पास, लेकिन वेस्टर्न की हैं जो लॉजिक के ऊपर, तो वो मैंने इंटरनेट पे ढूंढा और कोई के फिलोसोफर्स की मुझे वीडियो मिल गई बाई चांस मेरी। ये मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि ढूंढना इंटरनेट पे ज़रूरी है,
जस्ट टाइप द वर्ड एंड आप उसको 10 वीडियो में 4 दे अगर आप देखेंगे तो अच्छा मटेरियल मिल जाता है। और मुझे वो मिला और मैं वो कहता हूँ वो बहुत अच्छा मटेरियल था। किसी प्रोफेसर ने पढ़ाया था आई थिंक किसी यूनिवर्सिटी में। तो मुझे लगा उस तरीके से आपको ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई वो प्रोवाइड करा देता तो शायद मैं इतना लेबर ही नहीं करता ढूंढने के लिए, और शायद अगर कुछ और मुझे टॉपिक ढूंढना होता मैं ढूंढता ही नहीं जी। क्योंकि मेरे को तो ईजिली अवेलेबल हो रहा है। सो ये ढूंढना आर्ट है, मुझे लगता है ये भी सीखनी चाहिए, और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो इंटरनेट से आपको अच्छे से मिल जाएंगी। ढूंढने से तो कहते हैं भगवान भी मिल जाते हैं, आपको तो मटीरियल ही ढूंढना है, तो थोड़ी शिद्दत दिखाइए और ढूंढिए। और फाइनल क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, तो कैसा चल रहा है आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस, क्या कर रहे हैं आप इन दिनों, और क्या हैं आपके फ्यूचर प्लान्स, जस्ट अ बिट फॉर द व्यूअर्स। अभी तो रिसर्च का काम चल रहा है। रिसेंटली ओनली मैं अभी सीनियर फेलो हो चुका हूँ। सो आफ्टर 2 years यस मेरा होता हमारा यूजली जो बच्चे 2 साल का अपना कंप्लीट कर चुके होते हैं अपना रिसर्च का काम। ट्रांजिटेड फ्रॉम JRF टू SRF। यस, इसमें पर्क्स ये हैं कि आपकी फेलोशिप भी बढ़ जाती है, तो और उसके अलावा बड़ी सारी चीज़ें और भी हैं। ऑब्वियसली आपका परसेंटेज ऑफ वर्क भी काफ़ी हो जाता है ज़्यादा। एंड इस टाइम रिसर्च ठीक है, अच्छा से चल रही है। आई थिंक आई एम ऑन ट्रैक। तो बस ये है कि डेटा कलेक्शन अभी भी चल रहा है हमारा, और थोड़ा उसके ऊपर अभी टाइम लगेगा। इससे प्रोसेस एक्चुअली में 5 year अगर ये PhD का प्रोसेस है तो आई थिंक आई शुड टेक एटलीस्ट 4 years फॉर दैट। अगर और जल्दी करो तो अच्छा। यस, डिपेंड हमें टाइम। तो आपने रिम्यूनरेशन तो हमें बताया, तैयारी का तरीका भी बताया, तो क्योंकि आप JRF हैं तो आप स्कॉलर भी हैं, तो आप क्या कंट्रीब्यूट करते हैं डिपार्टमेंट को लेके, कोई क्लासेस आपको दी जाती, किस तरीके से आप, क्योंकि आपका वहाँ पे भी रोल रहता है, यू आर अमंग्स द मेरिटोरियस स्कॉलर्स, तो आपको वहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट, क्योंकि द व्यूअर्स शुड नो दैट द UGC pays you to contribute to research and the department, so how do you do that, उसके बारे में भी, क्योंकि उनकी कुछ जिम्मेवारी भी है ना, विद ग्रेट अमाउंट ऑल्सो कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। UGC की रेगुलेशंस हैं, उसके अंडर जो आपको हमें JRF जो मिलता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को मिलता है, उसके साथ उनकी ड्यूटीज़ भी कुछ होती हैं डिफाइन है, जैसे एंड दैट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिपार्टमेंट आल्सो कि वो आपको देते हैं कि नहीं। सो यू नो थ्रू आउट इंडिया में UGC रेगुलेशन जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपको एक JRF मिलता है, तो आपको टीचिंग भी करानी होती है स्टूडेंट्स को, एंड ऑल्सो आपको हेल्प करनी होती है अपने गाइड के काम के साथ, डिपेंड ये आपके रिसर्च के काम एकेडमिक्स वर्क में। सो वो सब है, इसके साथ आपके करने पड़ती हैं। अपार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट का यस आप कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करते हो रिसर्च करके ही आई वुड से। अगर आप अपने रीजन के लिए, अपने एरिया के लिए आप काम करते हैं तो मुझे लगता है उससे ज़्यादा और कोई आप कंट्रीब्यूशन दे नहीं सकते हैं। यस, बिकॉज रीजनल इज़ द आई थिंक रीजन इज़ द फोकस नाउ, आजकल शिफ्ट हो चुका है हमारे स्टडीज़ में मुझे लगता है जी। तो इन्होंने हमें बताया कि आपको क्लासेस भी लेनी है, एकेडमिक्स में भी करना है और रिसर्च भी करना है। इट्स नॉट लाइक कि रिम्यूनरेशन के बदले यू ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द यूनिवर्सिटी एंड टू द एकेडमी। यस, ट्रू जी। तो फाइनल कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहेंगे जिससे वो इंस्पायर और मोटिवेट हो जाएं? आई थिंक द बेस्ट मैसेज इज़ कि अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, तो अगर कोई सोर्स उठाया तो उस पर भी ट्रस्ट कीजिए और उसको अच्छे थॉरली पढ़िए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपने कर ली किसी चीज़ की तो उसके बाद आपके लिए कुछ डिफ़िकल्टी नहीं होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द फाउंडेशन एक्चुअली है, तो आप फाउंडेशन बना लीजिए पढ़ के। उसके बाद अगर आपको वंस आपको समझ आ गया देन गो थ्रू ऑल द मटेरियल जो आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, बुक्स में है, कहीं भी है, प्रीवियस के क्वेश्चन दिए। एंड आई एम सेइंग कि नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ नेट JRF ओनली, मैं कह रहा हूँ किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल्स की कर रहे हो आप, स्टेट एग्जाम्स की कर रहे हो, किसी की भी, तरीका यही है सभी एग्ज़ाम, क्योंकि एक क्रैक एग्ज़ाम को करने का एक तरीका होता है, वो आपको खुद ढूंढना होता है जी। जो मैं बोल रहा हूँ ये जर्नल तरीका है, अगर आप इस पे चलेंगे एटलीस्ट आपको लास्ट में यही आपको आएगा कि मेरे को कौन सा तरीका इसमें से अपनाना है। आप अपना एक नीश उसमें कार्व करते हैं तो उस तरीके से सक्सेस आ जाएगा। टाइम लगता है आप, या बिकॉज ये प्रोसेस भी है थोड़ा एग्ज़ाम को क्लियर करने का, तो इसमें आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना होता। हर बच्चे के 2-3 चांस लग जाते हैं, किसी का फर्स्ट सेकंड में होता है, दे आर गुड, बट किसी बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका नहीं हो पाता, लेकिन इसमें फ्रस्ट्रेट होने का कुछ नहीं है। आप सीखो एंड नेक्स्ट टाइम आप क्लियर करो, दैट्स द मंत्र। आई थिंक आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, लाइफ में सक्सीड होना है, इन जनरल भी, तब भी ये तरीका ही है। यू शुड नेवर गेट फ्रस्ट्रेटेड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। एज इट इज सेड, फॉल 7 times एंड स्टैंड अप 8। यस। तो अब बिकॉज मैंने भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, उनको भी मैं 2 ही चीज़ें बोलती हूँ, एक तो आपको परसिस्टेंट रहना है,